गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी जो चल रही है यूनिट 8 चल रही है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे थे एटम्स में हमने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा। रदरफोर्ड में हमने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को कंप्लीटली फॉलो किया। नेक्स्ट आ जाता है आपके हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में भी कौन सा? बोर मॉडल। तो बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। तो बोर मॉडल जो है वो रदरफोर्ड के बाद आया था। बोर ने ये रदरफोर्ड के कॉन्सेप्ट में जो कमियां रह गई उनको दूर करते हुए अपने पॉस्टुलेट्स दिए। जनरली इसका जो बोर मॉडल है कुछ पॉस्टुलेट्स पे डिपेंडेंट है। जहाँ हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस में जहाँ पढ़ेंगे हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में मूव्स होते हैं। तो हाइड्रोजन एटम की बात की जाएगी। देखिए हम आगे। तो देखिए हमारे बोर मॉडल ओवरव्यूज ऑफ प्रेजेंटेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे? बोर्स एटॉमिक मॉडल, postulates of Bohr atomic model, successes of Bohr models, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बोर मॉडल जिसमें हम रेडियस एनर्जी इन सब के फॉर्मूले ड्राइव करेंगे, लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल्स एंड बाइबिलियोग्राफी। पहला टॉपिक आज हम आता है बोर्स एटॉमिक मॉडल। इसमें हम पढ़ेंगे डाल्टन ने सबसे पहले जब एटम की बात करी तो उन्होंने बिलियर्ड्स बॉल की तरह एटम मॉडल को डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट हमने पढ़ा था थॉमसन मॉडल, जिसमें उसने प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम कर्नाटक में पाया जाने वाला एक फल है जिसमें जो बीज हैं वो तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करते हैं, बाकी जितना भी रिमेनिंग पार्ट है वो सब पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट हमने अभी भी पढ़ा था, हमने जहां हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसके कंक्लूजन से हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा बोर मॉडल। बोर मॉडल इज इंपॉर्टेंट मॉडल। लगभग एटॉमिक मॉडल का 90% पार्ट इसी ने सॉल्व कर दिया था। जब हम न्यूक्लियस की बात करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजिशंस की बात करेंगे। नेक्स्ट बोर में भी कुछ ड्रॉबैक्स रह गई थी जो आगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने सॉल्व करी। हमारा जो टॉपिक है वो बोर मॉडल है। बोर एटॉमिक मॉडल क्या कह रहा है भाई? एन एटम इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स। कोई भी एटम्स है वो मेनली फंडामेंटली 3 पार्टिकल से बना हुआ है। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स हैव ए नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन हैव ए पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन उतना का उतना ही पॉजिटिव चार्ज। वेयर एज न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज, इट मीन्स न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल। They are neutrals. Due to the presence of equal number of negative electron and positive proton, the atom as a whole is electrically neutral. कि किसी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन होने के कारण जो एटम्स है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल माना गया। The proton and electron are located in a small nucleus. जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन जो पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल है, कहाँ पाए जाते हैं? स्मॉल पार्ट ऑफ एटम जिसे न्यूक्लियस कहा गया, एट द सेंटर ऑफ द एटम। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन द न्यूक्लियस इज ए पॉजिटिवली चार्ज। क्यों? हम जान रहे हैं न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल, सो द न्यूक्लियस हैव ए पॉजिटिवली चार्ज। The electrons revolve rapidly around the nucleus in a fixed circular path called energy levels. जिस पाथ पे वो फॉलो करेगा या अराउंड होगा उससे हमने क्या कहा? फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, जिसे कहा गया एनर्जी लेवल्स और शेल्स। द एनर्जी लेवल और शेल्स और ऑर्बिट्स आर प्रेजेंटेड इन 2 ways, either by the numbers or by a letters, either by the numbers 1, 2, 3, 4 and 5 and so on, or by the letters K shell, L shell, M, N, O, P and etc. The energy levels are contained counted from center outwards. जो एनर्जी लेवल्स है वो कहाँ से सेंटर करेंगे? सेंटर से काउंटेड। सबसे फर्स्ट के, नेक्स्ट सेकंड L, M, N, O and P. This is
each energy level is associated with a fixed amount of energy. हर energy level चाहे K, L, M, N की बात करें, इनका एक particular amount of energy have a particular amount of energy. The shell nearest to the nucleus has minimum energy. क्या कह रहा है कि ऐसी शेल या ऐसा ऑर्बिट जो न्यूक्लियस के सबसे नियरेस्ट है उसकी एनर्जी सबसे कम, और जैसे जैसे इसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी एनर्जी लेवल्स की एनर्जी बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी. द शेल नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस हैज मिनिमम एनर्जी एंड द शेल फॉरदेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस हैज मैक्सिमम एनर्जी. There is no charge, there is no change in the energy of the electrons as long as they keep revolving with the same energy levels. कि एक एनर्जी लेवल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम बनी रहती है. बट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम ए लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, क्या कह रहा है? But when an electron jump from a lower energy level to higher energy one, some energy is absorbed while some energy is emitted. क्या कह रहा है भाई? जब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में ट्रांसमिशन होगा तो एनर्जी अब्सॉर्ब की जाएगी, और जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में सब ट्रांसमिशन होगा तो एनर्जी इमिटेड की जाएगी इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, जो हम ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे. When an electron jump from a higher energy level to lower energy one, क्या कह रहा है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करेगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड इज गिवन बाय द डिफरेंस ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द टू लेवल्स. जो एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी या जो एनर्जी एमिट की जाएगी उस एनर्जी की क्वांटिटी किसके इक्वल मानेगी? उन दोनों ऑर्बिट की एनर्जी डिफरेंस के इक्वल मानेगी. दस if an electron jump from orbit 1, जहाँ एनर्जी जहाँ उस ऑर्बिट की एनर्जी हमने E1 से शो करी है, टू द अदर ऑर्बिट 2, एनर्जी जिस सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी हमने E2 मानी है, द चेंज इन एनर्जी इज गिवन बाय E2 माइनस E1 इन फॉर्म ऑफ फोटॉन एनर्जी. द एनर्जी चेंज इज accompanied by absorption or radiation energy E this equal to E2 minus E1 और E1 minus E2. तो यहाँ जो एनर्जी है उसे H न्यू से शो किया गया है. H न्यू इज द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स. H is a constant of Planck constant and is the frequency of radiations absorbed or emitted. The value of is 6.626 into 10 to the power minus 34 joule per second. The absorption and emission of the height due to the electron jump are measured by use of spectrometers. इस एनर्जी की जो कैलकुलेशन वो स्पेक्ट्रोमीटर से की गई. पोस्टुलेट ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट. क्या क्या पोस्टुलेट है? जनरली इसे तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया. फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहती है? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विथ डेफिनेट वेलोसिटी in concentric circular orbit situated at definite distance from the nucleus. The energy of an electron is in certain orbit remains constant. As long as it remains it, the orbit is neither emit nor absorb energy. जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है तो न तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है न ही वो एनर्जी एमिट करता है. देयर These are termed stationary states और main energy state. इसलिए इस ऑर्बिट को stationary state या main energy state. Bohr proposed that the angular momentum of an electron is quantized. जो angular momentum है वो quantized रहता है. Thus, the motion of an electron is restricted to those orbit where its angular momentum is an integral multiple of h upon 2 pi, whereas is a Planck constant. Thus, we have the relationship कौन सी? एंगुलर मोमेंटम दिस इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. तो एंगुलर मोमेंटम शो किया जाता है mvr से और इंटीग्रल मल्टीपल इंटीग्रल नंबर हमने n ले लिया तो mvr दिस इक्वल टू n टाइम्स ऑफ h अपॉन 2 पाई, where m is the mass of electron, v is the velocity of electron, r is the radius of orbit and n is the simple integer number.
The stationary state or allowed energy levels are only those where n is equal to 1, 2, 3 and so on. This is called Bohr quantum conditions. The energy of an electron change only. मैंने क्या कहा था, किसी भी ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है या रिवॉल्व करता है तो उसकी एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं आती है. एनर्जी चेंजिंग तभी आएगी जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांसमिट करे. The energy of an electron change only when it's moved from one orbit to another orbit. An electron transition from an inner orbit to outer orbit involve absorption of energy. Similarly, when an electron jump from an outer orbit to inner orbit, its release energy, which is equal to the difference between the energy of energy levels. देखें क्या कह रहा है, जब भी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव करेगा, ट्रांजिशन करेगा, तो जो एनर्जी रिलीज करेगा या जो एब्जॉर्ब करेगा वो एनर्जी क्वांटिटी उन दोनों जो एनर्जी लेवल्स है उनकी एनर्जी क्वांटिटी के डिफरेंस के इक्वल मानी जाएगी. दिख रहा है इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में ट्रांजिशन दिखाया गया. The energy thus released in the form of a radiations of a certain frequency appears in the form of line in the atomic spectrum. If the energy of an electron in the outer orbit n2 is E2 and the energy of electron in the inner orbit n1 is E1, then E2 minus E1 क्या है, orbit energy difference E2 minus E1 is equal to delta E. This is the energy of photons, this is equal to h nu, जहाँ h तो Planck constant, nu is the frequency of the photons. The value of n could be smaller integers 1, 2, 3 and so on, and these corresponds to the first, second, third, so on. Quantum state are shells for the electrons n termed as principal quantum number. जो n जो आपके इंटीजर कहला रहे हैं इसे उस ऑर्बिट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है. के शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 1, एल शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 2 एंड सो ऑन. Based on the Bohr theory, Bohr calculated the radius of the various orbit and energy associated with the electrons present in those shells. देखिए एनर्जी की बात करेंगे. Successes of Bohr model क्या कह रहा है सक्सेसेस में, when electron jump from lower energy level to higher energy level, it absorbs relevant amount of energy and this result is absorption spectrum. डायग्राम में देखें क्या कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करेगा तो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, और लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जब जंप करेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा. यहाँ दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉन हायर लेवल एनर्जी टू लोअर एनर्जी लेवल में जंप कर रहा है. इसका मतलब इन दोनों शेल्स या दोनों ऑर्बिट की जो डिफरेंस एनर्जी है वो फोटोन एनर्जी की फॉर्म में इमिट हो जाएगी. दिख रहा है इंक्रीजिंग ऑफ एनर्जी, ये हायर एनर्जी ऑर्बिट है, ये लोअर एनर्जी ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हायर टू लोअर दिखाया गया है. तो निश्चित ही इस समय इलेक्ट्रॉन का जो एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल्स है वो क्या होगा, इमिटेड हो जाएगा. किसकी फॉर्म में, फोटॉन्स एनर्जी की फॉर्म में. व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ड्रॉप to higher level from lower level, it emit some amount of energy and emission spectrum is observed. Since there is only one electron in hydrogen atom, there should be one line in hydrogen spectrum, but in Bohr theory there are infinite number of orbit, so more than one line is absorbed in spectrum. कैलकुलेट बेस्ड ऑन बोर्स मॉडल्स. सबसे पहले हम बात करेंगे अनंत ऑर्बिट में ये ऑर्बिट की रेडियस की, रेडियस ऑफ अनंत ऑर्बिट. अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन, किस किस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जहां पॉजिटिव प्रोटॉन्स मौजूद हैं. अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन
electron and a nucleus is balanced by centrifugal force of electron, which is due to motion of electron and tends to take electron away from the nucleus. Let's take atomic number of atom मान लिया Z, charge of electron मान लिया E, charge on nucleus this equal to ZE, and the radius of nth orbit Rn, ये n suffix है. क्या कह रहा है भाई, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन हो जाएगा, आपके पास पड़ा हमने फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. K मींस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E, Q2 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस ZE अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर Rn स्क्वायर. तो फॉर्मूला बन जाएगा K ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर. द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमने पढ़ा है F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन R. In balance condition, first equation balance to second equation. Since both forces balance each other, hence from equation 1 and 2, this is ZE square upon Rn square this equal to mv square upon R. और यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट की जाए तो v स्क्वायर की फॉर्मूला बन जाएगा ZE स्क्वायर अपॉन Rn. एक Rn से Rn कैंसिल हो जाएगा, Rn m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. फ्रॉम बोर पोस्टुलेट पढ़ा था हमने mvr दिस इक्वल टू n टाइम्स ऑफ h अपॉन 2 जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करें तो n1 बन जाएगा, तो mvr दिस इक्वल टू h अपॉन 2 यहाँ से अगर v की वैल्यू निकाली जाए तो ये बन जाएगी h अपॉन 2 अपॉन mr. ये वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो टोटल फॉर्मूला बन जाएगा mv स्क्वायर r स्क्वायर n स्क्वायर दिस इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर. ये v स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन थर्ड से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी जाए, फॉर्मूला बन जाएगा m स्क्वायर इंटू ZE स्क्वायर अपॉन Rn m इंटू Rn स्क्वायर दिस इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर. कैंसिलेशन के बाद जो वैल्यू बचेगी Rn दिस इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन m ZE स्क्वायर 4 स्क्वायर. सिंस यहाँ जिस कांस्टेंट की वैल्यू हम जानते हैं h इज अ प्लांक कांस्टेंट व्हिच वैल्यू 6.62 10 टू द पावर -27 अर्ग सेकंड पाई 3.14, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम. E charge on electron in ESU 4.803 into 10 to the power minus 10 ESU. So substitute the value in equation 4. The result is h square upon m square 4 square की वैल्यू बन जाएगी 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग. Then the value from equation 4 Rn is equal to n square upon z for 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग. इसका मतलब यहाँ आप n स्क्वायर पता हो z पता हो तो डिफरेंट ऑर्बिट की रेडियस कैलकुलेट की जा सकती है. सिंस द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 1, so the radius of nth orbit in hydrogen Rn is directly proportional to n square या Rn is equal to 0.529 n square Armstrong. Since the value of z is constant for an atom, Rn is directly proportional to n square, so the radius increase with the increasing value of n. जैसे जैसे ऑर्बिट की वैल्यू बढ़ती जाएगी या नंबर ऑफ ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी. इफ द वैल्यू ऑफ n इज कांस्टेंट, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जैसे जैसे आपके एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा ऑर्बिट की रेडियस कम होती जाएगी. Hence, radius of a particular orbit decrease with the increasing of atomic number. किसी particular orbit के लिए जैसे जैसे atomic number increase होता जाएगा उसकी radius decrease होती जाएगी. Calculate the velocity of electron in Bohr orbit. जैसे हमने radius calculate करी सेम उसी फॉर्म में कि from first postulate अभी भी लिखा था z स्क्वायर Rn स्क्वायर दिस इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, then v स्क्वायर दिस इक्वल टू z स्क्वायर Rn m. सिंस Rn की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, Rn की वैल्यू एज इट इज सब्स्टिट्यूट कर दी जाए, देन v स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर. यहाँ सभी वैल्यूज वापस सब्स्टिट्यूट कर दिया तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया z स्क्वायर z इंटू ई स्क्वायर 2 पाई अपॉन एन एच. प्लग द कांस्टेंट e r में सभी की वैल्यू पर सब्स्टिट्यूट कर दें, v दिस इक्वल टू z अपॉन n into 2.188 into 10 to the power 8 सेंटीमीटर पर सेकंड. फॉर हाइड्रोजन एटम z दिस इक्वल टू 1, देन वैल्यू बन जाएगी v दिस इक्वल टू 2.188 into 10 to the power 8 सेंटीमीटर पर सेकंड. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट. जब एनर्जी की बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल द मिनिमम एनर्जी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन n finite is 0 because the negligibility attraction force
between electron and nucleus is infinite distance. Hence, an electron comes closer to the nucleus, the energy becomes negative. Energy of electron in the sum of its optional energy, because the electron lies in the field of the positive nucleus, and kinetic energy which is due to the motion of electron, the potential energy of electron is negative, and the equal is minus z square upon r, while the kinetic energy is positive and equal to the half mv square. Hence the total energy of electron E kinetic energy plus potential energy, kinetic energy तो होगी आपके हाफ एम बी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी की होगी आपके माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। अभी अभी ने फॉर्मूला पढ़ा था, जहां एम बी स्क्वायर हो वहां फर्स्ट पोस्टुलेट से जेड स्क्वायर अपॉन आर लिखा जा सकता है। तो हम इस वाले फॉर्मूले में एम बी स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो ई एन की वैल्यू बची रह जाएगी 1/2, 12 नहीं है, हाफ ऑफ जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, वेयर आर एन इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन अनंत एटम। आर एन की वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना, एनर्जी वैल्यूज इन फॉर्म ऑफ हाफ जेड स्क्वायर एम जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, बची हुई वैल्यू आ जाएगी आपकी जेड स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। यहाँ कांस्टेंट पूरा का पूरा क्या है, 2 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर एच स्क्वायर इज द कांस्टेंट वैल्यू विच इज इक्वल टू द 13.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इस वैल्यू को वहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, देन अनंत ऑर्बिट में एनर्जी फॉर्म बन जाएगी आपके ई एन इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू 13.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इस यूनिट को चेंज किया जाए, ये बन जाएगा ई एन इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर अपन स्क्वायर 313.6 कैलोरी किलो कैलोरी पर मोल। तो इसे जूल में चेंज किया जाए, इन इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर एन स्क्वायर 21.79 into 10 to the power 19 joule per atom. For hydrogen atom 1 Z is equal to 1, so 4 En is equal to minus half of minus 13.6 electron volt per atom. तो अलग अलग शेल में एनर्जी अलग अलग रहेगी। जैसे हाइड्रोजन एटम की बात की जाए तो के शेल में इसके इलेक्ट्रॉन माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एन शेल में इसकी इलेक्ट्रॉन वैल्यू हो जाएगी माइनस 3.40 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और वैल्यूज मिलती जाएगी। लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल। जब हम बोर मॉडल की बात करते हैं तो हम सिर्फ हाइड्रोजन एटम, इसका मतलब बोर कॉन्सेप्ट केवल ऐसे ही एटम्स के स्पेक्ट्रम को क्लियरफाई कर पाया जिसमें सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन पाया गया या जिसमें केवल सिंगल ऑर्बिट मौजूद। यदि इससे ज्यादा सेल्स हो तो क्या होगा, तो लिखो लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल क्या कहती है। बोर मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन दोज एटम व्हिच हैव मोर देन वन इलेक्ट्रॉन लाइक लिथियम, बेरिलियम, हीलियम एंड सो ऑन। This model was applicable only for those atoms which have one electron. Bohr theory explained only spectral orbit. There was no explanation of elliptical orbit. Spherical orbit को कर पाया, elliptical orbital को इसकी इतने कोई भी जानकारी नहीं थी। This model failed to explain Zeeman effect and Stark effect. Bohr model could not explain uncertainty principle of Heisenberg. क्या देखा हमने, बात करी हमने ऊपर एक जीमान इफेक्ट और एक स्टार्क इफेक्ट। क्या देखा भाई, जैसे हम जीमान इफेक्ट की बात करें कि जब स्पेक्ट्रल लाइन या स्पेक्ट्रम को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में ले जाया जाता है तो उसकी सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइन में डिवाइड हो जाती है। इसी स्पेक्ट्रम को, इसी डिवाइडेशन को, इसी इफेक्ट को हमने जीमान और स्टार्क इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये इफेक्ट आएगा तो इसे स्टार्क इफेक्ट कहा जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण आएगा तो जीमान इफेक्ट। दिखाई दे रहा है, देखो सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन थी, कहाँ रखा गया है इसे, मैग्नेटिक फील्ड में, तो एनर्जी लेवल्स जो सिंगल था वो एनर्जी लेवल्स में डिवाइड हो गया, ये कहलाया मैग्नेटिक फील्ड के कारण। यहाँ दिख रहा है नो मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ दिखाई दे रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ले जाने पर एक स्पेक्ट्रल लाइन अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन में डिवाइडेशन होगी। इस इफेक्ट को हमने नाम दिया गया जीमान इफेक्ट। सेम इफेक्ट जब इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाने पर सेम इफेक्ट होता है
उस समय इसे नाम दे दिया जाता है स्टोर्क इफेक्ट। Bohr model was not related with classification and periodicity of elements या elements. By using Bohr atomic model, one can't explain the intensity of spectral line. स्पेक्ट्रल लाइन की बात तो बताई, बट डलनेस के जो नियरेस्ट स्पेक्ट्रल लाइन है उनकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, जो फार्दरेस्ट स्पेक्ट्रल लाइन है उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो इंटेंसिटी में जो चेंजिंग है इसको एक्सप्लेन करने में वो असफल। तो फिर आप बात करेंगे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बात करें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। Spectrum. White light is made up all of the colors in the visible spectrum. जब आप बात करते हैं व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म से पास आउट किया जाता है तो व्हाइट लाइट डिवाइड हो जाती है किसमें? स्पेक्ट्रम में। पढ़ा होगा हमने विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, येलो, इस टाइप के कलर्स पासिंग थ्रू ए प्रिज्म सेपरेटेड इट। If the light is not white, by heating a gas or which electricity we can get into gives off colors. Passing this light through a prism does not something different. क्या दिख रहा है कि जब हाइड्रोजन गैस को प्रिज्म से पास आउट किया जाएगा, हाइड्रोजन गैस लाइट्स को, तो ये क्या कह रहा है, इस समय हमें स्पेक्ट्रम दो टाइप के मिलेंगे। एक कहलाता है इमिशन स्पेक्ट्रम जहां एनर्जी इमिट होती है, एक एब्जॉर्प्शन इमिशन जहां एनर्जी फोटोन की फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है। जब इसी हाइड्रोजन गैस लैंप की जगह व्हाइट लाइट यूज की जाएगी तो प्रिज्म से पास आउट होने पर हमें ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलेगा। यहाँ दिखाई दे रही लाइनें मिल रही हैं, ये दोनों तो क्या रहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। यहाँ किसी प्रकार का डिवाइडेशन नहीं है, ये कंटिन्यूस बना हुआ इसलिए कहा जाता है ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। Atomic spectrum, fingerprint of an atom. Each element gives off its own characteristics colors. Can be used to identify the atoms. किसी भी एटम में पर्टिकुलर ये लाइन स्पेक्ट्रम पर्टिकुलर एक फॉर्म में होता है, इसी फॉर्म से उस एलिमेंट की पहचान की जाती है। हाइड्रोजन इमिशन या एब्जॉर्प्शन में इस टाइप की इमिट लाइंस दिखाई देगी। ये कार्बन का हो तो एब्जॉर्प्शन में ऐसे दिखाई देगा, इमिशन में ऐसे दिखेगा। और ऑक्सीजन की बात की जाए तो अलग अलग पैटर्न फॉर्म बनेंगे। इसी स्पेक्ट्रम पैटर्न की वजह से उस एटम की पहचान की जाएगी। एटॉमिक स्पेक्ट्रम फिंगरप्रिंट ऑफ एन एटम, जिसमें हमने देखा था दीज आर कॉल्ड लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन में भी लाइन हाइड्रोजन का, नियॉन, दीज आर called light is emitted given off iron and so on. Hydrogen spectrum lines. Bohr calculate the energy, frequency and wave number of an spectrum emission lines for hydrogen atom is defined as nu bar is equal to r. R is a Rydberg constant 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square, where the nu bar is a wave number. The wave number of different spectrum line can be calculated corresponding the values of n1 and n2, where n1 is the principal quantum number of lower energy level, n2 is the principal quantum number of higher energy level. Bohr explained for hydrogen spectrum. कैसे क्या explanation है कि when current is passing through a hydrogen gas, it in the charges tube at low pressure the molecules of hydrogen break into atoms. हाइड्रोजन जो H2 गैस थी, जब इसको इसमें से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को पास आउट किया गया लो प्रेशर पे, तो हाइड्रोजन का जो एक एटम था वो दो एटम्स में डिवाइड हो गया, 2H एटम्स बन गए, मॉलिक्यूल डिवाइड हो गया एटम्स में। दीज एटम्स एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिक स्पार्क। ये डिवाइडेशन कारण, इसका मतलब डिवाइडेशन में जो एनर्जी थी वो कहाँ से मिली इनको? इलेक्ट्रिक स्पार्क से पास आउट। The electrons of hydrogen atom are excited to high energy level. The higher energy orbit to which electron migrate depend upon the amount of energy absorbed by the electron.
कि इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में चाहिए जाने के लिए चाहिए, उतनी एनर्जी अगर उसे मिल जाती है तो वो एनर्जी अब्जॉर्व करके लोअर एनर्जी लेवल से ट्रांजिशन कर जाता है, कहाँ, हायर एनर्जी लेवल में। इसी ट्रांजिशन को हमने पहले भी देखा था कि ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी आपको, जब हमने इलेक्ट्रिक पास करी उसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क से। ये जो कहलाती है लोअर एनर्जी स्टेट, इसे कहा जाता है ग्राउंड स्टेट। ऊपर जो जाता है इसे कहा जाता है एक्साइटेड स्टेट, तो ये कहलाता है लोअर एनर्जी लेवल, ये कहलाता है हायर एनर्जी लेवल। तो ये बोल रहा है इस ट्रांजिशन में ही जो लाइनें बनती है किसके कारण, एनर्जी एब्जॉर्प्शन के कारण या एनर्जी इमिशन के कारण, इसी लाइनों को हमने स्पेक्ट्रम का नाम दिया है। उल्टा एक्साइटेड कंडीशन में वो ज्यादा समय तक नहीं, पर 10⁻⁸ सेकंड तक की एक्साइटेड कंडीशन में रह पाता है, फिर इलेक्ट्रॉन वापस एनर्जी इमिट करके हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी में सेल्फ ट्रांजिशन कर जाते हैं। दीज एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन बीइंग अनस्टेबल, अनस्टेबल फील करते हैं, कम बैक टू द वन ऑफ द लोअर एनर्जी लेवल्स। द इलेक्ट्रॉन्स में कम टू द लोअर एनर्जी लेवल्स इन दिस वे द इमिट एनर्जी दीज हेड एब्जॉर्व करने पर जो एनर्जी होगी किस फॉर्म में होगी, मैंने कहा था हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाने पर जो एनर्जी दोनों एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस की इक्वल है वो इमिट कर दी जाएगी, किसकी फॉर्म में, फोटॉन्स की फॉर्म में। तो ये फोटॉन्स जब प्रिज्म से पास आउट होते हैं तो हमें लाइनें दिखाई देती है, ये लाइन जो है स्पेक्ट्रम में दिखाई दे रही है इसी ट्रांजिशन के कारण। किस ट्रांजिशन, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाता है तो फोटॉन ट्रांजिशन के कारण ही हमें स्पेक्ट्रल लाइन बनती है। वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन्स, डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज आर प्रोड्यूस्ड डिपेंडिंग अपॉन द एक्साइटेड एंड ग्राउंड एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। Wave number of these spectral line can be calculated by the Bohr equation. Bohr equation अभी भी पढ़ी थी हमने, न्यू बार या इसे 1/λ कहा जाता है, दिस इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, यूनिट बनी रहेगी मीटर इनवर्स, क्योंकि 1/λ, लैम्डा इज ए वेवलेंथ। तो वेव नंबर न्यू बार रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.097 या 1.09678 into 10⁻7 1/n1 square minus 1/n2 square, where n1 is the principal quantum number of lower energy level and n2 is the principal quantum number of excited energy level। इसे ग्राउंड स्टेट भी कहा जा सकता है, इसे एक्साइटेड स्टेट भी कहा जा सकता है, यूनिट बनी रहती है मीटर इनवर्स। देखिए कि जब हम बात करेंगे एनर्जी लेवल्स की तो दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है कहाँ, N3 से N2 में इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ रेड कलर के स्पेक्ट्रम लाइन दिखाई देती है, यहाँ ब्लू कलर की, यहाँ वायलेट कलर की। तो इसी ट्रांजिशन को हम स्पेक्ट्रम सीरीज के रूप में पढ़ेंगे हम। पहली आ जाती है लाइमन सीरीज। द स्पेक्ट्रम लाइन इन लाइमन सीरीज आर एक्सप्लेन्ड बाय कंसिडरिंग दैट द इलेक्ट्रॉन फॉल्स बैक, कहाँ से कहाँ, एक्साइटेड स्टेट टू लोअर स्टेट, कौन सी, टू फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू N1 ग्राउंड स्टेट। न्यू बार एक्साइटेड स्टेट N कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 एंड सो ऑन, बट यहाँ लोअर एनर्जी स्टेट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फिक्स हो गया N1 दिस इक्वल टू 1। देन न्यू बार अगर हम लाइमन सीरीज की बात करें तो यहाँ N1 की वैल्यू 1 कांस्टेंट हो चुकी है, जबकि N2 वैल्यू एक्साइटेड स्टेट N2 दिस इक्वल टू 2 3 4 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। तो फॉर्मूला बन जाता है न्यू बार मींस wave number of Lyman series this equal to Rydberg constant into 1/n1 square minus 1/n2 square. n1 is the constant, then n2 is different where n2 2 3 4 5 and so on। n2 अगर 2 की वैल्यू बात करें तो ये लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन के लिए, n2 is equal to 3 की बात करें तो ये लाइमन सीरीज की सेकेंड लाइन्स के लिए एंड सो ऑन। क्या देखा आपने जब हमने पढ़ी थी लाइमन सीरीज, जब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट मींस जहां आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n दिस इक्वल टू 1 है, एक्साइटेड स्टेट कुछ भी हो सकती है, 2 to 1 3 to 1 4 to 1 5 to 1 एंड सो ऑन। तो कौन सी सीरीज की लाइंस दिखाई देती है स्पेक्ट्रम सीरीज में, लाइमन सीरीज की, जो किस रीजन में दिखाई देता है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। फर्स्ट लाइन की बात करें तो मैंने कहा था यहाँ ग्राउंड स्टेट का एनर्जी लेवल या एनर्जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n1 इज कांस्टेंट 1, n2 फर्स्ट स्पेक्ट्रम ऑफ लाइमन सीरीज n2 दिस इक्वल टू 2। तो यहाँ न्यू बार की वैल्यू जाती है 82.26 into 10⁵ मीटर पर मीटर।
सेकंड लाइन की बात करें तो वही n1 तो 1 ही रहेगा, n2 2 से बढ़कर 3 हो जाएगा। 4 एंड सो ऑन, किसी भी लाइन के लिए आप उसकी स्पेक्ट्रल लाइन या वेवलेंथ काउंट की जा सकती है। नेक्स्ट लाइमन के बाद बामर। अभी क्या देखा था कि जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट मींस n1 इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन हुआ था, तो बनने वाली स्पेक्ट्रम लाइनें कहलाती है आपके कौन सी, लाइमन सीरीज। अब आ जाती है बामर, जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में नहीं, ग्राउंड स्टेट अब n1 इक्वल टू 2 की बात की जाएगी। इन दिस सीरीज द इलेक्ट्रॉन फॉल्स बैक इन n इक्वल टू 2, इस मीन्स यहाँ लोअर एनर्जी लेवल का वर्क n2 इक्वल टू n1 इक्वल टू 2 की बात की जाएगी। तो वही फॉर्मूला बना रहा कि वेव नंबर न्यू बार इक्वल टू रेडबर कांस्टेंट टू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, n1 इज कांस्टेंट, n1 इक्वल टू 2। अब n2 की वैल्यू 3, 4, 5 एंड एक्साइटेड स्टेट कुछ भी हो सकती है। तो फर्स्ट बामर सीरीज बाइमर लाइन के लिए n2 इक्वल टू 3, सेकंड के लिए 4, 5 एंड सो ऑन। सेम कैलकुलेट की जाए तो इसमें भी अलग अलग लाइन के लिए हम अलग अलग वेव नंबर काउंट कर सकते हैं। लाइमन के बाद बामर, बामर के बाद पास्चन सीरीज, यह उल्टा हो गया, n1 बढ़कर तो हो गया 3 और n2 बढ़कर 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, ये कहलाएगी बामर सीरीज। सेम इसके लिए भी अलग अलग लाइन के लिए वेवलेंथ काउंट की जा सकती है। ब्रैकेट एंड फंड सीरीज, ब्रैकेट के लिए वापस वही n2 की वैल्यू एक और एक्साइटेड स्टेट में पड़ गया तो n1 इक्वल टू 4 और n2 इक्वल टू 5, 6, 7 एंड सो ऑन, इसके लिए भी अलग अलग लाइंस की अलग अलग वेवलेंथ काउंट की जा सकती है। दिस इज फंड सीरीज, ये फिर बढ़ गया, n1 4 की जगह 5 हो गया, n2 5 की जगह 6 से स्टार्ट हो जाएगा, तो ये फंड सीरीज। तो हमने 5 प्रकार की सीरीज पढ़ी, लाइमन, पास्चन, ब्रैकेट एंड फंड सीरीज। फंड सीरीज में भी अलग अलग वेवलेंथ की अलग अलग लाइनों के लिए स्पेक्ट्रल लाइन। तो हमने ये देखा सब कुछ कि जब एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन होगा तो ये लाइमन सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइन दिखाई देगी। एक्साइटेड स्टेट से सेकंड ग्राउंड स्टेट में जब ट्रांजिशन होगा तो बामर सीरीज की, थर्ड में होगा तो पास्चन सीरीज, फोर्थ में होगा तो ब्रैकेट सीरीज, फिफ्थ में होगा तो फंड सीरीज। द एंड। थैंक यू। नेक्स्ट हम अगली क्लास में करेंगे।